आज हम पढ़ेंगे द सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसको द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। और वैसे हम आज का जो लेक्चर है ओवरऑल इस बारे में है कि हम इंग्लिश में फ्यूचर के बारे में बात कैसे कर सकते हैं। फ्यूचर यानी मुस्तकबिल, यानी आने वाला वक्त। आने वाला वक्त चाहे वो 5 मिनट बाद आने वाला है या 50 साल बाद आने वाला है, जो भी आगे आने वाला वक्त होता है, अगला लम्हा होता है हमारा, उसको हम फ्यूचर, मुस्तकबिल कहते हैं। और इंग्लिश में फ्यूचर में बात करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि टेंसेस आखिर होते क्या है इंग्लिश ग्रामर में। आज जैसे हम फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं, तो टेंस है क्या, तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि टेंसेस असल में वर्ब बेस्ड मेथड है। इंग्लिश में वर्ब बेस्ड मेथड है इस बात को जाहिर करने के लिए कि कोई काम किस जमाने में हुआ, किस वक्त हुआ। वक्त का मतलब यानी किस जमाने में हुआ, और उसके साथ उस काम के होने की कंडीशन क्या थी, उसका स्टेटस क्या, वो आया, मुकम्मल हुआ या अभी हो रहा था, वगैरह वगैरह। ठीक है, इस लिहाज से इस चीज को समझने के लिए कि कोई काम हुआ और काम किस जमाने में हुआ और उस काम का स्टेटस क्या था या है, उसके लिए ग्रामर में तकरीबन बहुत सी जबानों में, और बहुत सी जबानों में टेंसेस नहीं भी होते, लेकिन बहुत सी जबानों में होते हैं। तो इंग्लिश में इस टेंस में दो तरीकों से इनकी कैटेगराइजेशन की गई है, क्लासिफिकेशन की गई है। एक काम के स्टेटस के हवाले से और दूसरा जमाने के हवाले से। तो इसी के हवाले से हमारे 3 टेंस बनते हैं। टाइम हमारे 3 तरह के टाइम होते हैं, जमाने। ठीक है, जमाना एक जमाना माजी होता है, एक जमाना हाल होता है जिसको प्रेजेंट कहते हैं, माजी को पास्ट कहते हैं, और एक फ्यूचर होता है, मुस्तकबिल। ठीक है, एक मुस्तकबिल का जमाना होता है, आने वाला। पास्ट गुजरा हुआ वक्त, चाहे वो 10 मिनट पहले गुजरा था, जो गुजर चुका। प्रेजेंट जो आज का अभी का लम्हा है, ये प्रेजेंट है, हाल है, जिसमें हम अभी बैठे हुए हैं, ये लम्हा। और फ्यूचर जो आने वाला वक्त है, चाहे वो 5 मिनट बाद है, चाहे वो 50 मिनट बाद है, 50 साल बाद है। ठीक है, इस तरह से पास्ट जो है वो चाहे 5 मिनट बाद पहले था या 50 साल पहले गुजर चुका, वो पास्ट हो चुका। और प्रेजेंट जो कि ये मोमेंट, ये वाला लम्हा, जिस लम्हे में हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये वाला मोमेंट, ये वाला सेकंड, ये वाला मिनट, ये हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, और इसी तरह से कोई काम करते हैं तो उस काम करने की ये 4 हालतें होती हैं। कंटिन्यूअस होता है, यानी काम हो रहा होता है अभी। प्रोग्रेशन में होता है, प्रोग्रेसिव इसको कहते हैं, कंटिन्यूअस भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, यानी अभी प्रोग्रेस हो रहा है, अभी वो जारी है, अभी उसके होने का अमल हो रहा है। ठीक है, एक होता है इंडेफिनेट होता है, यानी आप काम तो हो रहा है लेकिन उसका पता नहीं है कितना हो गया कितना नहीं हो गया। इनडेफिनेट उसको कह देते हैं, यानी जिसका कोई तायुन नहीं किया जा सकता, इनडेफिनेट। डेफिनेट जैसे, डेफिनेट का मतलब होता है जिसका पता है, और इनडेफिनेट जिसका तायुन नहीं किया जा सकता। और फिर एक सूरत होती है काम के करने की, परफेक्ट, यानी हो चुका, उसको कह दिया गया परफेक्ट। और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि आगे अभी हो रहा होगा, या काम होने के साथ अभी हो रहा होता है, उसके होने का अमल जारी होता है। इस तरह से 4 हालतों के मुताबिक 3 जमानों में उसकी कैटेगराइजेशन कर दी गई, उसको 4 तरह से उसको तकसीम कर दिया गया 4 हालतों में। तो इस तरह से हमारे पास टेंसेस की ये टाइप्स मिल जाती हैं हमें। एक पास्ट की सिंपल पास्ट टेंस हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। माजी में, इंग्लिश में माजी के लिए बात करने के लिए ये
6 टेंस हैं, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी, क्योंकि ये दोनों टेंस ऐसे कामों का जिक्र करते हैं जो कि हो चुके होते हैं। जो हो चुका काम होता है वो पहले ही माजी का हिस्सा बन चुका होता है, तो इसलिए इसको पास्ट का में ही, माजी के टेंसेस में ही, माजी के ज़माने में ही उसको शामिल किया जाता है। और प्रेजेंट में, इंग्लिश में प्रेजेंट के लिए बात करने के ये 2 तरीके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये हम सारे पढ़ चुके हैं। और फ्यूचर के लिए ये तरीके हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये सब टेंस फ्यूचर है, फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए। अब ये तो टेंसेस के अंदर रहते हुए हम बात करते हैं, जब तो टेंसेस के अंदर रहते हुए जब हम मुस्तकबिल के बारे में बात करेंगे इंग्लिश में, तो ये टेंसेस इस्तेमाल करेंगे। और आज से हमारे ये वाले, हम फ्यूचर के बारे में बात कैसे कर सकते हैं इंग्लिश में, इसका हमारा शुरू हो रहा है, हमारा आज से ये आखिरी 4 टेंसेस ये हम पढ़ चुके हैं। और इनकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, ऑलरेडी रिकॉर्डेड वहाँ पे पड़ी हैं। आपको देखना है, आप वहाँ से जाके आप ले सकते हो आप पिछले लेक्चर्स। और अगर कोई मिस हो गया है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो, यहाँ से लर्न टू अर्न विद जीए से। और कोई क्वेश्चन हो, यहाँ से आपको नोटिफिकेशंस भी और फेसबुक ग्रुप भी आप ज्वाइन करके आप मजीद कोई भी लेक्चर नया आने वाला है, यहाँ से आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। तो वैसे तो हम टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं बात करने के लिए, लेकिन इसके अलावा भी फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए एक तरीका है, फ्यूचर के बारे में बात हम और भी तरीकों से कर सकते हैं, जो कि अब फ्यूचर का हम यहाँ पे एक ओवरऑल एक व्यू ले लेते हैं कि फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए इंग्लिश में बहुत से एडवांस्ड या बेसिक तरीके राइज हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल तरीका वो होता है जो कि आप रख रखाव के तहत करते हो। रख रखाव कहाँ पे इस्तेमाल होता है? आपके ऑफिस में, आपके स्कूल कॉलेजेस में, या ऐसे जैसे आप किसी इंसान को जानते नहीं हो तो अजनबी किसी के साथ आप बात करते हो, तो उस इंसान के साथ बात करते हुए भी आप फॉर्मल वे में बात करते हो। और इनफॉर्मल वे का मतलब होता है गैर रस्मी। फॉर्मल रस्मी और इनफॉर्मल गैर रस्मी। गैर रस्मी तरीके से आप बात करते हो अपने जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, या ऐसे लोगों के साथ जिनको आप पहले से जानते होते हो। ठीक है, दो तरह के लोग होते हैं जिनसे आप, दो तरह की सिचुएशंस होती हैं जिनमें आपने कम्युनिकेशन करनी होती है, बातचीत करनी होती है। और मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए बात करने के लिए जब हम इंग्लिश में, एक तरीका है रस्मी तरीका। रस्मी तरीके में आप विल इस्तेमाल करते हो फ्यूचर सिंपल के लिए, यानी जो हम आज टेंस पढ़ रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट जिसको सिंपल फ्यूचर भी कहा जाता है, उसके लिए आप विल का इस्तेमाल करते हो। यानी आपने किसी को बताना है, अपने बॉस को बताना है, अपने कोलीग को बताना है, ऐसा कोलीग जिसके साथ आपकी ज्यादा फ्रैंकनेस नहीं है, आपकी ज्यादा बातचीत नहीं है, आपने उसको बताना है, तो आप कहोगे आई विल मीट मिस्टर अहमद टुमारो। ठीक है, चाहे वो, अच्छा। और इनफॉर्मल, गैर रस्मी। गैर रस्मी में अब 2 सिचुएशंस हैं और 2 सिचुएशंस के हिसाब से बात किया जाता है। यहाँ पे ये चीज याद रखने वाली है, एक प्लान्ड सिचुएशन होती है और एक अनप्लान्ड होती है। प्लान्ड यानी जिसका पहले से इरादा किया हुआ है, जिसका आपके जहन में पहले से इरादा है। एक काम ऐसा होता है मुस्तकबिल के बारे में आपने जो करना है वो पहले से तयशुदा है, उसका इरादा पहले से हो चुका हुआ है। उसके लिए इंग्लिश में गोइंग टू या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो कि इज, एम, आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो एक तो हाल में जारी कामों के होने का बताता है, उसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जहाँ पे
प्लान्ड कामों के लिए हमने बताना होता है। और दूसरा गोइंग टू कोई टेंस नहीं है, ये एक फ्रेज है। इस फ्रेज को आप इस्तेमाल करते हो जब आप गैर रस्मी तरीके से आप फ्यूचर के बारे में बात करते हो, मुस्तकबिल के बारे में बात करते हो। तो जिस चीज का आप पहले से इरादा कर चुके हो, तयशुदा चीज है, उसके लिए आप गोइंग टू इस्तेमाल करते हो या प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हो। लेकिन एक सूरत हाल ऐसी होती है जो अनप्लान्ड होती है, जिसका इरादा पहले से नहीं किया गया, उसी वक्त जब बात की जा रही है उसी वक्त उस चीज का इरादा किया गया है, तो उसके लिए विल इस्तेमाल होता है। फ्यूचर सिंपल में अनप्लान्ड के लिए उसमें विल इस्तेमाल होगा। जैसे कि आई मीट अली टुमारो, ठीक है। अब इनफॉर्मल है तो इनफॉर्मल के लिए हमने यहाँ पे आयल इस्तेमाल किया। फॉर्मल में चाहे प्लान्ड है चाहे अनप्लान्ड है, फॉर्मल में जब आप रस्मी तरीके से अपने प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर में एकेडमिकली, यानी अपने स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में आप बात कर रहे हो, अपने टीचर्स से बात कर रहे हो, बॉस बॉस से बात कर रहे हो, किसी अजनबी से बात कर रहे हो, तो चाहे सिचुएशन। जी, तो एक सूरत होती है फॉर्मल और एक इनफॉर्मल, रस्मी या गैर रस्मी। तो रस्मी में चाहे प्लान्ड है अनप्लान्ड सिचुएशन है, चाहे प्लान्ड सिचुएशन है, पहले से इरादा किया जा चुका है, तयशुदा काम है या तयशुदा नहीं है, उन दोनों के लिए आप विल इस्तेमाल करोगे। और इनफॉर्मल में गैर रस्मी तरीके से प्लान्ड तयशुदा सूरत हाल में बात करने का अलग तरीका है, गोइंग टू या प्रेजेंट कंटिन्यूस को इस्तेमाल करते हुए वो बात की जाती है। और अनप्लान्ड जो पहले से इरादा नहीं होता उस जिस काम का, उसके लिए विल इस्तेमाल होता है। इसको मजीद हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, मजीद समझ आ जाएगी आपको। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस या गोइंग टू के जरिए जब हम बात करते हैं इंटेंडेड या प्लान्ड, ठीक है, पहले से तयशुदा या पहले से जिसका इरादा करके रखा हुआ है। अगर हमने किसी काम का करना पहले से तय कर रखा होता है, यानी जब हम ये कहना चाहें कि हमने एक काम का आने वाले वक्त में करना पहले से तय कर रखा है, या ये बताना चाहें कि हम आने वाले वक्त में क्या करने का इरादा रखते हैं, तो हम गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। गोइंग टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म, पहली सूरत का इस्तेमाल करते हैं। हम थोड़ी एग्जाम्पल इसको मैं मजीद आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक बाप आया घर में और उसको बेटी ने कहा कि बाबा मुझे गुड़िया चाहिए। अब उसने उस वक्त उसको बोला कि मुझे गुड़िया चाहिए, पहले से नहीं बोला हुआ था। तो बाप ने उस वक्त अपनी बेटी की उसी वक्त बात सुनते हुए कहा, अच्छा बेटी मैं कल ला दूंगा। उसको पहले से तयशुदा नहीं था, उसने पहले से नहीं सोचा हुआ था। जब उसकी बेटी ने कहा, उसको बच्ची ने कहा, तो बच्ची की बात सुन के उसने उसी वक्त अपने दिमाग में इरादा किया कि ठीक है मैं कल लेके आऊंगा। ठीक है, तो वहां पे ये अनप्लैंड था, उसने पहले से इरादा नहीं किया हुआ था। तो उसने कहा आई विल बाय यू अ डॉल टुमारो। ठीक है, अब जब वो आगे गया तो बच्ची की माँ उसको मिली। तो बच्ची की माँ ने कहा आज ये गुड़िया मांग रही थी सारा दिन, तो इसको गुड़िया ला दीजिएगा। तो वो चूंकि पहले से इरादा कर चुका हुआ है, बच्ची के साथ उसकी बात हो चुकी है और वो पहले से उसका इरादा कर चुका हुआ है कि वो गुड़िया ला के देगा। तो जब वो बच्ची की माँ को बोलेगा तो वो कहेगा आई एम गोइंग टू बाय हर अ डॉल टुमारो।
तो वहां पे वो उसका काम प्लान हो गया, वो इरादा कर चुका था, वो पहले से तयशुदा था काम उसका, उसके माइंड में तयशुदा था। तो उसके लिए फिर वो आई एम गोइंग टू का इस्तेमाल करके बात करेगा। गोइंग टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म यानी पहली सूरत, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएगा। ठीक है, तो ये अनप्लैंड और प्लान्ड सिचुएशन, प्लान्ड और इरादा किया हुआ तयशुदा सूरत हाल और ना तयशुदा सूरत हाल का ये फर्क है। इसी तरह से ही इज गोइंग टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, वो दुनिया की सैर पर निकलने लगा है या वो दुनिया की सैर को निकलने को है, वो पहले से उसका तयशुदा है, इरादा उसने किया हुआ है, वो प्लान कर चुका हुआ है, तो उसके लिए गोइंग टू का इस्तेमाल किया जाएगा। यह सूरत हाल ये नहीं है कि आपके पास ऑप्शन है कि या आप विल लगा सकते हो या नहीं। इनफॉर्मल वे में प्लान सूरत हाल में जिसका पहले से इरादा हुआ हुआ है उसके साथ आपने गोइंग टू ही लगाना है, वहां पे आप विल नहीं लगाओगे। लेकिन गैर रस्मी सूरत हाल में अपने जानने वालों के साथ बात करते हुए, जिनके साथ आपकी फ्रैंकनेस है, जिनके साथ आप बहुत खुल के बातचीत करते हो, आपके दोस्त हैं, आपके घर वाले हैं, फैमिली है, उनके साथ जब आप बात करोगे तो आप जब प्लान्ड चीजों के बारे में बात करोगे तो गोइंग टू का इस्तेमाल करोगे उसके साथ। इसी तरह से आर यू गोइंग टू एक्सेप्ट देयर इन्विटेशन, क्या तुम उनका दावतनामा कबूल कर रहे हो। अब ये उसका पहले का इरादा जानने की कोशिश कर रहा है, ये नहीं कर रहा कि तुम अभी मुझे सोच के बताओ, बल्कि वो पूछ रहा है कि क्या इरादा है, क्या तुम उनकी दावत कबूल कर रहे हो, तुमने क्या सोचा हुआ है, तुमने क्या इरादा किया हुआ है। इसी तरह से आई थॉट ही वॉज गोइंग टू हैव अ हार्ट अटैक, यहाँ पे हम वॉज गुजरे हुए वक्त में आपने किसी चीज का इरादा किया किया हुआ था, उसके बारे में बात करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके साथ हम वॉज वर्ड लगा देते हैं। तो आई थॉट ही वॉज गोइंग टू हैव अ हार्ट अटैक, मुझे लगा उसे दिल का दौरा पड़ने वाला है। ठीक है, आपने पहले सोचा था, आप पिछले हुए वक्त की बात कर रहे हो, पहले आपने सोचा था कि मुझे लगा, थोड़ी देर पहले गुजरे वक्त में मुझे लगा था कि उसको दिल का दौरा पड़ने वाला है। ठीक है, हार्ट अटैक, ये हार्ट है, सॉरी यहाँ मिस्टेक है, थोड़ी टी मिस हो गया, तो हार्ट अटैक है। इज ही गोइंग टू जंप और इज ही ओनली ब्लफिंग, क्या वो वाकई छलांग लगाने को है या महज धमका रहा है। ब्लफ करना कहता है, करना ब्लफ, ब्लफिंग कहते हैं, ब्लफ करना कहते हैं ऐसे ही बस खाम खा बस बातों के जरिए आप किसी को बेवकूफ बना रहे हो या ऐसे बातों से आप धमका रहे हो। तो इज ही गोइंग टू जंप, क्या उसका इरादा है जंप करने का, इज ही गोइंग टू जंप, और इज ही ओनली ब्लफिंग, या वो सिर्फ ब्लफ कर रहा है, धमका रहा है। ठीक है, तो जब आप तयशुदा चीजों के लिए जिनका आप पहले से इरादा कर चुके हो कि आप वो आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में करने वाले हो, करोगे, उसके लिए आप गोइंग टू, ये फ्रेज है, ये टेंस नहीं है, ये फ्रेज है, उसका इस्तेमाल करते हो फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए। ठीक है, फिर आपका जो पहले से इरादा है उसका एक और तरीका है बात करने का, उसके लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी इस्तेमाल करते हो। जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग टुमारो, तुम कल क्या कर रहे हो। टुमारो इवनिंग आई एम गोइंग टू लाहौर, कल शाम में लाहौर जा रहा हूँ। ठीक है, ये आने वाले, यानी मैंने पहले से तय किया हुआ है कि मैं कल शाम लाहौर जाऊंगा। ठीक है, इसका मतलब है कि पहले से तयशुदा है, वो उस वक्त इरादा नहीं कर रहा। इसी तरह से वी आर हैविंग डिनर एट अ रेस्टोरेंट टुनाइट, यानी हम ये इरादा कर चुके हैं कि हम आज रात रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, रात का खाना खाएंगे। इसी तरह से ही इज फ्लाइंग टू लंदन टुमारो, वो इरादा कर चुका है, वो कल लंदन प्रवास कर रहा है, वो कल लंदन जा रहा है। ठीक है, द न्यू गवर्नमेंट इज अमेंडिंग द लॉ, नई हुकूमत कानून में तरमीम कर रही है। अमेंडिंग, अमेंडिंग करना, तरमीम करना, यानी उसमें कोई ना कोई रद्दोबदल करना, चेंज लेकर आना। द न्यू गवर्नमेंट, नई हुकूमत कानून में रद्दोबदल, अमेंडिंग, तरमीम कर रही है। तो यहाँ पे
गोइंग टू वाला भी इस्तेमाल हो सकता है स्ट्रक्चर, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी इस्तेमाल हो सकता है प्लान्ड के साथ, लेकिन विल वाला आप कभी इस्तेमाल नहीं करोगे। जो सिंपल फ्यूचर टेंस का ट्रेडिशनल एक रवायती तरीका है फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट का, वो वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं करोगे विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाला। ठीक है, प्लान्ड कामों के साथ आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस या गोइंग टू का स्ट्रक्चर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, और और गोइंग टू के साथ गोइंग टू लगा के आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे। ठीक है, तो ये प्लान्ड कामों के लिए। इनफॉर्मल वे में, गैर रस्मी तरीके से, जब आप अपने घर वालों के साथ या दोस्तों में बात कर रहे हो। ठीक है, द कंपनी इज अपीलिंग अगेंस्ट द रूलिंग, यानी आप अपने भाई को या बहन को बता रहे हो, अपने दोस्त को बता रहे हो। द कंपनी इज अपीलिंग अगेंस्ट द रूलिंग। कंपनी कंपनी इस कानून के मुखालिफ अपील कर रही है, दरखास्त दायर कर रही है। ठीक है, आप अपने घर में बात कर रहे हो कि वो पहले से इरादा कर चुकी है, कंपनी जो है वो पहले से इरादा कर चुके है इस चीज का, वो नया नया नहीं कर रही है, वो पहले से इस चीज का इरादा कर चुकी है कि वो करने वाली है ये काम, कंपनी। ठीक है, इसी तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस के जरिए, यानी सिंपल इंडेफिनिट टेंस के जरिए भी आप फ्यूचर के बारे में बात करते हो। जैसे द ट्रेन लीव्स एट 10 o'clock, जब आप टाइम टेबल के बारे में, शेड्यूल्स के बारे में बात करते हो, किसी टाइम टेबल का बताना है, यानी ट्रेन 10 बजे रवाना होगी या होती है, या फिर मैच 10 बजे शुरू होगा। ठीक है, मैच 10 बजे शुरू होगा, आपने टाइम टेबल का बताना है, तो उसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये लीव्स और स्टार्ट्स हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और इसके लिए आपने याद रखना है कि पॉइंट ऑफ टाइम आपने लाजमी मेंशन करना है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन है, इसीलिए ये फ्यूचर का बता रहा है। फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसके साथ पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन करना लाजमी है। ठीक है, एक ये सूरत हो गई। अब द सिंपल फ्यूचर टेंस विद विल, हमारा ट्रेडिशनल वे है, जो रवायती तरीके से हम बात करते हैं, लेकिन ये ऐसी सूरतों के लिए इस्तेमाल किया करते हैं हम विल, जब अनप्लान्ड या उस वक्त मौके पे जब हम एक काम का इरादा करते हैं, काम के करने का, तो उसके लिए हम विल का इस्तेमाल करते हैं। विल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अ फ्यू वीक्स फ्रॉम नाउ आई विल बी इन वेनिस, अब से चंद दिन बाद मैं वेनिस में हूँगा। वो उस वक्त बात करते हुए ही ये इरादा कर रहा है, उसने पहले से नहीं सोचा हुआ, वो उस वक्त इरादा किया उसने। माई ब्रदर स्पीक्स फ्रेंच, ही विल एक्ट एज इंटरप्रेटर, यानी बात हो रही है ऑफिस में, तो आप उसी वक्त अपने बॉस को अपने भाई की सिफारिश कर रहे हो, और उसी वक्त कोई अपॉर्चुनिटी खुली जॉब की, मतरजम की, तर्जमा करने वाले की। मेरा भाई भाई फ्रांसीसी बोलता है यानी फ्रेंच, वो बतौर मतरजम काम करेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बनी, आपके बॉस ने कहा कि हम ऐसी हमारी कंपनी में यह वैकेंसी बन रही है, तो आपने उसी वक्त उनको रेकमेंड किया कि मेरा भाई ये काम कर सकता है, तो आपने उसी वक्त अपने जहन में सोचा, इरादा किया, और आपने वो बात बोली, आपका पहले से नहीं आपने सोचा हुआ था। तो इसी तरह से आई नेवर गो देयर अगैन, आप कहीं गए, वहां पे आपको ठीक नहीं लगा, तो आपने उसी वक्त इरादा किया, मैं कभी दोबारा वहां नहीं जाऊंगा। इस तरह से द बस विल डिपार्ट एट 7, बस 7 बजे रवाना होगी, यानी ये टाइम टेबल है, टाइम टेबल है, और उसी वक्त आपने उसी वक्त वो तय किया गया। सॉरी, ये टाइम टेबल है, और टाइम टेबल के साथ ये उसी वक्त तय हुआ कि बस 7 बजे रवाना होगी, वो पहले से उसका प्लान नहीं है, कि वो 7 बजे का टाइम पहले से तयशुदा नहीं है। इस तरह से आई पे यू बैक ऑन फ्राइडे, मैं तुम्हारा कर्ज जुमे को वापस कर दूंगा। पहले से इरादा नहीं था, पूछा गया कि भाई तुम मेरे पैसे कब वापस करोगे, मुझे कब पैसे दोगे, तो उसी वक्त ऑन द स्पॉट ये इरादा किया गया कि मैं जुमे को कर दूंगा वापस। ठीक है, तो उसके लिए आपने
विल का इस्तेमाल किया, ठीक है। और इनफॉर्मल वे है तो आप शॉर्ट फॉर्म भी लगा रहे हो और कहीं पे आप फुल फॉर्म लगा रहे हो, फुल फॉर्म भी लगा सकते हो और शॉर्ट फॉर्म भी लगा सकते हो। और हाँ, यहाँ पे अनप्लैंड है तो ये जो सिचुएशन है, माई ब्रदर स्पीक्स फ्रेंच ही विल एक्ट, यहाँ पे आप देखोगे विल लगाया गया है। यहाँ पे ये ऑफिशियल सूरत हाल है, ये अपने ऑफिस में काम बात कर रहा है, तो यहाँ पे विल पूरा लिखा गया है, यहाँ पे उसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखी गई, पूरा विल लिखा गया है। और इसीलिए इसी तरह से ये भी एक फॉर्मल फॉर्मल जगह है, रस्मी तौर पे आप किसी को बता रहे हो, तो यहाँ पे आपने विल लगाया है। बाकी ये वाली जो सिचुएशंस हैं, पहले फिक्रे में, तीसरे फिक्रे में और पांचवें फिक्रे में, ये इनफॉर्मल है, तो गैर रस्मी तौर पे आप बात कर रहे हो, तो आप उसकी शॉर्ट फॉर्म के साथ आप बात कर रहे हो, शॉर्ट फॉर्म उसकी कंट्रैक्शन यूज करते हुए कर रहे हो, ठीक है। आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रही अनप्लैंड और प्लैंड में और इनफॉर्मल और फॉर्मल में? क्या आपने ये चीज याद रखनी है, फॉर्मल वे में जब आप बात करोगे तो चाहे प्लैंड है चाहे अनप्लैंड है, आपने विल लगाना है। और अनप्लैंड है तो इनफॉर्मल वे में, सॉरी प्लैंड है तो आपने गोइंग टू या प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करना है इनफॉर्मल सिचुएशन में, गैर रस्मी सिचुएशन में। और अगर अनप्लैंड है तो ही बस आप वहां पे विल लगाओगे, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, मजीदा प्रैक्टिस के साथ और ज्यादा आप समझ जाओगे, यूज टू हो जाओगे। अच्छा, अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं विल का। अब हम आगे जो भी पढ़ेंगे वो विल का हम देखेंगे, द सिंपल फ्यूचर टेंस विल के साथ हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है और उसके मजीद यूजेस क्या है। अभी तक आपको क्लियर है ना? गोइंग टू और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मैंने आपको एक बेसिक समझाया और अब हम विल की तरफ जा रहे हैं। ओके, थैंक यू। तो फॉर्म जब हम इस्तेमाल करते हैं तो आई विल वर्क, अब यहाँ पे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। अब मैं आपको बता दूं कि वैसे तो हमने ट्रेडिशनल वे में, रिवायती तौर पर हमने जो स्कूल में या हमने अब छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है, तो हम इस ज्यादा हम देखते हैं कि आईवी के साथ शेल लगाया और बाकी सबके साथ विल लगाया, है ना। लेकिन विल का इस्तेमाल ज्यादातर खत्म हो चुका है अब, सॉरी शेल का इस्तेमाल आईवी के साथ खत्म हो चुका है, विल का इस्तेमाल ही ज्यादातर होता है। और ब्रिटिश में काफी कम हो चुका है और ज्यादातर विल का होता है। अमेरिकन में तो पहले भी शेल का नहीं होता था, विल का ही होता था, ठीक है। तो अब जो कि अमेरिकन इंग्लिश ही ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है, तो विल ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, अब वो विल शेल वाला काम खत्म हो चुका है। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव आपके सामने फिक्रे नजर आ रहे हैं, एग्जांपल्स नजर आ रही हैं। तो इन इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट प्लूरल नाउन है, सिंगल नाउन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन कोई भी है, सबके साथ आपका आएगा विल, ठीक है ना, विल और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सिंपल फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर सिंपल टेंस जब आप लिखते हो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो उसमें आप सब्जेक्ट के साथ लगाते हो विल और विल के साथ लगाते हो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई विल वर्क, वी विल वर्क, यू विल वर्क, दे विल वर्क, ही विल वर्क, शी विल वर्क, इट विल वर्क। ये आपके अफर्मेटिव यानी मस्बत जुमले, जिसमें आप सीधा साफ तरीके सिर्फ बता रहे हो काम होने का, काम करने का। मैं काम करूंगा, आई विल वर्क, हम काम करेंगे, वी विल
वर्क, ठीक है, बता रहे हो आप काम करने का। अब एक सूरत हाल है कि आप कह रहे हो मैं काम नहीं करूंगा, आई विल नॉट वर्क, we will not work, you will not work, they will not work, he will not work, she will not work। और इंट्रोगेटिव, आप सवाल कर रहे हो, क्या मैं काम करूंगा, सवाल कर रहे हो, इंट्रोगेटिव सवालिया जुमले में। तो इसके लिए आपका कुछ इस तरह से लिखोगे, विल आई वर्क, सब्जेक्ट से पहले आपका विल आ गया, फिर आपका आई आ गया, वर्क और सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क। विल आई नॉट वर्क, विल वी वर्क, विल आई वर्क, विल वी वर्क, विल यू वर्क, विल दे वर्क, विल ही वर्क, विल शी वर्क और विल इट वर्क या विल दे वर्क। इस तरह से नेगेटिव इंट्रोगेटिव, क्या मैं काम नहीं करूंगा, अब नेगेटिव तो है मैं काम नहीं करूंगा, इंट्रोगेटिव है क्या मैं काम करूंगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है क्या मैं काम नहीं करूंगा। तो उसके लिए आपका विल पहले आ गया, फिर आपका सब्जेक्ट आया, फिर नोट, फिर वर्क और वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और क्वेश्चन मार्क। विल आई नॉट वर्क, क्या मैं काम नहीं करूंगा, विल वी नॉट वर्क, क्या हम काम नहीं करेंगे, विल यू नॉट वर्क, क्या तुम काम नहीं करोगे, विल दे नॉट वर्क, क्या वो काम नहीं करेंगे, विल ही नॉट वर्क, क्या वो काम नहीं करेगा, विल शी नॉट वर्क, क्या वो काम नहीं करेगी, विल इट नॉट वर्क, क्या ये काम नहीं करेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर का, कि इसका जैसे हमने देखा एग्जांपल्स में, तो पहले आ रहा है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंसेस के लिए, अफर्मेटिव मस्बत जुमलों के लिए आपकी ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इंट्रोगेटिव में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद क्वेश्चन मार्क। अब शेल जो है, शेल कुछ खास सूरत हाल में आप इस्तेमाल कर सकते हो, यानी जहां आपने तजवीज देनी है, जहां आपने तजवीज देनी होती है वहां पे आप शेल का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे शैल आई शट द डोर, क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं। ठीक है, आप राय मांग रहे हो या तजवीज दे रहे हो, तो ऐसी सूरत हाल में आपने इस्तेमाल करना है शैल। वैसे नॉर्मली आप विल ही करोगे, लेकिन इस सूरत हाल में बस ये आपने याद रखना है कि जब आप या तो राय मांग रहे हो या तजवीज दे रहे हो। ठीक है, शैल आई शट द डोर, क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं, आप राय मांग रहे हो अगले से। व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूं। वेयर शैल वी गो, हम कहाँ जाएं। शैल आई ऑर्डर पिज्जा, क्या मैं पिज्जा ऑर्डर कर दूं। शैल वी डांस, क्या हम डांस करें। शैल आई ब्रिंग, क्या मैं लाऊं। कोई काम हो रहा है और आप किसी को ऑफर कर रहे हो, उसकी हेल्प करने की ऑफर कर रहे हो या उसको बता रहे हो, तो आप कहोगे शैल आई ब्रिंग, क्या मैं ला दूं। तुमसे नहीं उठा जा रहा या तुम बिजी हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, शैल आई ब्रिंग। शैल वी बिगिन, क्या हम शुरू करें। ठीक है, इसी तरह से नहीं, जहां पे राय है ना, जहां हम राय दे रहे हैं, सजेशन मांग रहे हैं, यहाँ पे हम शैल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये मजीद आपका एक, जब आप राय मांग रहे होते हो तो आप बड़े हम्बल वे में होते हो, तो ये आपका मजीद आपके टोन को हम्बल करता है। ये तरीका आपको आपकी बात में तजवीज का, राय का एक आंसर उसके टोन को शामिल कर रहा है। तो आप राय मांगते हुए या तजवीज देते हुए
शेल का इस्तेमाल करोगे आईवी के साथ। वैसे आईवी के साथ आप विल लगाओगे, लेकिन यहाँ पे आप आईवी के साथ शेल लगाओगे। और कुछ खास सूरत तो होती है जहाँ पे आप यू के साथ भी शेल लगाते हो। वो कहाँ पे होता है? वो जहाँ पे आपकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होती हैं, लॉ एंड रेगुलेशंस की, जो हुकूमती हुकूमती ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होती हैं, वहाँ पे आप अक्सर, अगर आपको पढ़ने का मौका मिले, वो अगर आपका कभी उस उनके साथ एक्सपीरियंस रहा हो, तजर्बा हुआ हो, तो वहाँ पे आपको शेल यू के साथ भी मिलेगा। जैसे ऑल पेमेंट्स शैल बी मेड इन कैश, या यू शैल ओबे योर सीनियर्स। ठीक है, किसी ऑफिस में उसके कोड ऑफ कंडक्ट के लिए, उसके लॉ और रेगुलेशंस की जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं, या आप टेक्निकल राइटिंग करते हो और आपको किसी कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस की है, चाहे किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की है, उसके लॉ और रेगुलेशंस लिखने हैं, तो वहां पे आपने क्योंकि चीजों पे जोर देना है, अपनी बात पे दबाव डाल के आप कर रहे हो ऑफिशियल वे में, तो वहां पे आप शैल इस्तेमाल करते हो। यू शैल ओबे योर सीनियर्स, ऑल पेमेंट्स शैल बी मेड इन कैश। ठीक है, वहां पे आप शैल लिखोगे। क्लियर? वहां पे आप यू के साथ भी शैल लिखोगे, और ऑल पेमेंट्स शैल। ठीक है, आपका ये प्लूरल नाउन है, उसके साथ अपने शैल, कोई भी आपका नाउन होगा आप उसके साथ शैल लिखोगे। तो ये आपका शैल का इस्तेमाल हो गया। अब कॉन्ट्रैक्शंस हैं फॉर्मल वे में। अब जो फॉर्मल वे है उसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है, शॉर्ट फॉर्म नहीं होती है। डॉक्टर जैदी विल स्पीक एट द कॉन्फ्रेंस, आप अनाउंस कर रहे हो, ऑफिशियली अनाउंस कर रहे हो, आप विल बोल रहे हो। ठीक है, पूरा विल आप प्रोनाउंस कर रहे हो। डॉक्टर जैदी विल स्पीक एट द कॉन्फ्रेंस, द मैनेजर विल नॉट कंप्लीट द रिपोर्ट्स, आप ऑफिशियली रिपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, लेकिन इनफॉर्मल में आप आयल कहोगे, आई विल नहीं कहोगे, आयल कहोगे। और आयल को आप इस तरह से लिखोगे, डब्ल्यू आई आपका खत्म हो जाएगा, आपका एपिस्ट्रॉफी लग जाएगी, आई डबल एल के दरमियान में आपकी एपिस्ट्रॉफी हो गई, और वो आयल बन गया। ठीक है, इनफॉर्मल में आयल, विल, यूल, देल, देल। ठीक है ना, दे करके थोड़ा सा आयल का, विल, यूल, देल, हेल, शेल, इट। ठीक है, और नेगेटिव में या तो आइल नॉट कह दोगे या वॉन्ट कह दोगे। ठीक है, या तो उसी सूरत में जो आपका आयल विल, वैसे ही आयल विल लगा के उसके साथ नोट लगा दोगे, आइल नोट, विल नोट। ठीक है, या फिर आप उसको तो पूरा रहने दो, सब्जेक्ट को तो अपने को अलग रहने दोगे, विल और नोट को ज्वाइन कर दोगे, विल नोट के विल को आप वॉन्ट कर दोगे। ठीक है, ये उसके स्पेलिंग्स हो जाएंगे, WON एपोस्ट्रॉफी T, वॉन्ट बन जाएगा। ठीक है, वॉन्ट कर दोगे, आई वॉन्ट, वी वॉन्ट। या फिर अगर शेल को कर रहे हो तो वो शांट हो जाएगा, शेल का SHA, डबल एल आपका कट गया, NOT ओ भी कट गया, NT साथ मिल गया, तो ये स्पेलिंग्स बन गए SHAN एपोस्ट्रॉफी T, शांट। इसको आप शांट कहोगे, आई शांट, वी शांट, I'll not, I won't, I shan't, will not, we won't, we shan't, you'll not, you won't, they'll not, they won't, he'll not,
he won't, she'll not, she won't, it will not, it won't, will it work, it will not, या फिर it won't। इस तरह से इंट्रोगेटिव में won't I, shan't I, won't we, shan't we, won't you, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, ठीक है। won't you, won't they, won't he work, no he'll not, won't she work, no she won't, या फिर no she'll not। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस इनफॉर्मल वे में। won't it work, no it won't, और no it will not। ठीक है, क्लियर। सिंपल फ्यूचर टेंस जितना सिंपल है उतना थोड़ा सा कुछ चीजों को याद रखने वाला भी है, क्योंकि किसी सिचुएशन में आपको वैसे बात करनी है, किसी सिचुएशन में आपको दूसरे तरीके से बात करनी है। तो कुछ इसमें बेसिक टेक्निक्स हैं, कुछ इसमें एडवांस्ड टेक्निक्स हैं। तो सिंपल है लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रख के करने वाला है, याद रखने वाले छोटी छोटी, बहुत ही छोटे छोटे फर्क हैं, बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन सिंपल है। तो अभी तक सब क्लियर है। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस में सप्लाई द करेक्ट फ्यूचर टेंस, ठीक है। आई ब्लैंक गिव यू द रेसिपी। यहाँ आपने जो आपने सोल्यूशन बतानी है, आपने तब याद रखना है कि आप इनफॉर्मल में बात कर रहे हो या फॉर्मल में बात कर रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको सिचुएशन साथ में बता रही हूँ कि आई ब्लैंक गिव यू द रेसिपी, ये आप फॉर्मल वे में बात कर रहे हो। तो फॉर्मल वे में बात करोगे तो आप कैसे लिखोगे? विल कहोगे, विल के साथ जी पूरा सेंटेंस है। पूरा सेंटेंस अगर नहीं लिखना तो विल के साथ वर्ब लगाइए, ताकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है कि सेकंड फॉर्म लग रही है या आईएनजी फॉर्म लग रही है वर्ब की, ठीक है। विल गिव, यस आई विल गिव यू द रेसिपी, फॉर्मल वे। अब अगला जो फिक्रा है उसमें आपने इनफॉर्मल वे में बात करनी है। इनफॉर्मल में आप कह रहे हो डोंट वरी यू ब्लैंक पास द एग्जाम। आप इनफॉर्मल वे में अपने फ्रेंड को या बहन भाई को कह रहे हो, तो आप कैसे कहोगे? डोंट वरी यू ब्लैंक यूल पास। बिल्कुल, पूरा लिखिए, आधा नहीं लिखिए, पूरा लिखिए। यूल पास द एग्जाम, बिल्कुल। डोंट वरी यू विल पास द एग्जाम। यू विल में स्पेस नहीं देनी, यू विल को साथ मिला के लिखना है। यू और इल में स्पेस नहीं देनी। बिनते तारिक ने बिल्कुल ठीक लिखा है। आप लोग भी, ए बी खान और असद अली, आपने स्पेस दी। यू विल पास द एग्जाम, बिल्कुल, यू विल पास द एग्जाम। द बैंक ब्लैंक क्लोज एट 5, ये एक फॉर्मल ऑफिशियल सिचुएशन है। तो ऑफिशियल सिचुएशन में आप कैसे लिखोगे? द बैंक ब्लैंक क्लोज एट 5, ऑफिशियल सिचुएशन है। द बैंक विल क्लोज एट 5, बिल्कुल आप फुल फॉर्म यूज करोगे, विल क्लोज एट 5। द स्टोर
ब्लैंक नॉट डिलीवर ऑन संडे। ये आप डिसाइड कीजिए कि ये फॉर्मल सिचुएशन है या इनफॉर्मल है। ये जो स्टोर का ओनर है वो अनाउंस कर रहा है, ठीक है। तो अब आप बताइए कि वो अनाउंस कर रहा है एक कारोबारी सिचुएशन को, तो वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। द बैंक विल नॉट, बिल्कुल, द बैंक विल नॉट डिलीवर ऑन संडे। द स्टोर विल नॉट डिलीवर ऑन संडे। He blank not be home until 11। अब ये आप किसी अपने फैमिली मेंबर को बता रहे हो। He blank not be home until 11। जी हुमैरा नुसरत को फॉर्मल थी। He'll not be home, बिल्कुल, He'll not be home until 11। इसी तरह से I blank not have time tomorrow। अब अपने फ्रेंड को बता रहे हो I blank not have time tomorrow। I'll not have time tomorrow। Yes, बिल्कुल ठीक, I'll not have time tomorrow। Blank they blank make an appointment। It's a formal situation। Blank they blank make an appointment। Seventh sentence, will they not make an appointment? Will them not? ओके आपने नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना दिया, ठीक है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बन सकता है, विल दे नॉट मेक एन अपॉइंटमेंट, ठीक है, विल दे नॉट मेक एन अपॉइंटमेंट। बिल्कुल ठीक, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। Blank she blank not get the job। सेवंथ सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, अकेला इंट्रोगेटिव है। लेकिन आपने नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बना दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं। ब्लैंक शी ब्लैंक नॉट गेट द जॉब। विल शी आगे कम पूरा लिखिए, कम से कम सोल्यूशन पूरी लिखिए, बाकी सेंटेंस नहीं लिखना, ना लिखिए। विल शी नॉट आगे विल शी नॉट गेट द जॉब, बिल्कुल, विल शी नॉट गेट द जॉब। Blank you still blank wait for me tomorrow। Blank you still wait for me tomorrow। जल्दी। Blank you still blank wait for me tomorrow। Interrogative सवालिया जुमला है। Blank you still, will you still wait for me tomorrow। बिल्कुल ठीक, will you still wait for me tomorrow। सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया, समझ आ गई आपको। अब हम आगे इसके यूजेस देखते हैं। यूजेस में बहुत थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सिचुएशंस में फर्क होता है। फॉर्मल, फॉर्मल सूरत हाल में कहना है आपने द सेरेमनी विल बिगिन एट ठीक है, द सेरेमनी विल बिगिन एट 8। ये आप फॉर्मली ऑफिशियली अनाउंस कर रहे हो कि 8 बजे शुरू होगी तकरीब,
8 बजे शुरू होगी। तो वहां पे आप विल लगाओगे, कंप्लीटली विल लगाओगे, कंप्लीट फॉर्म में विल बिगिन, विल बिगिन, ये हमारा सिंपल फ्यूचर विल बिगिन। ठीक है, फॉर्मल सूरत हाल में। इसी तरह से अब अनप्लैंड है लेकिन फॉर्मल है। ठीक है, अनप्लैंड है लेकिन फॉर्मल है। द डॉक्टर विल सी यू एट 3। असिस्टेंट है डॉक्टर का जो आपको बता रहा है उसी वक्त। आपने अपॉइंटमेंट जाके मांगी है और असिस्टेंट ने आपको उसी वक्त बताया है कि वो आप डॉक्टर साहब आपको कल 3 बजे मिलेंगे। तो पहले से तयशुदा नहीं था, उसी वक्त तय किया गया, तो उसी वक्त तय करके उसने आपको बताया। अनप्लान्ड सिचुएशन है लेकिन फॉर्मल है, तो आप यहाँ पे विल लगाओगे। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सी, विल सी यू एट 3। ठीक है, डॉक्टर साहब आपको 3 बजे मिलेंगे, 3 बजे देखेंगे। इस तरह से कोई बिजनेस सिचुएशन है, बिजनेस के हवाले से आपने बात करनी है। एबीसी कंपनी विल ओपन अ न्यू फैक्ट्री, एक बिजनेस अनाउंसमेंट है, तो वहां पे आप विल लगाओगे और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल करोगे, विल ओपन अ न्यू फैक्ट्री। इसी तरह से आप कोई चीज प्रेडिक्ट कर रहे हो, या आपकी फॉर्मल सूरत हाल में ऊपर की तो जो तीनों एग्जांपल्स हैं ये आपकी फॉर्मल में, ये तीनों रस्मी है। बिजनेस भी आपका फॉर्मल होता है, ठीक है, और रस्मी लिहाज से अनप्लान्ड सिचुएशन में भी आप विल लगाते हो। ठीक है, विल विल विल। अब किसी चीज की प्रिडिक्शन है, पेश गोई है, जैसे पेश गोई होती है आगे आने वाली चीजों के बारे में आप एज्यूम कर रहे हो, एक फर्ज फर्ज कर रहे हो। ठीक है, फर्ज कर रहे हो, एक फर्जी बात की जा रही है, पेश गोई की जा रही है। जैसे मौसम के बारे में पेश गोई होती है, कोई आने वाले वक्त के बारे में आप एक अंदाजा लगा रहे हो, मफरूजा पे बयान कर रहे हो, फर्जी एक बात कर रहे हो, एज्यूम कर रहे हो, तो उसके लिए आप विल लगाते हो। दिस फोरकास्ट एज्यूम्स देयर विल बी नो रिसेशन। ठीक है, ये फोरकास्ट, ये मफरूजा, ये फर्ज करती है कि कोई रिसेशन नहीं होगा, यानी कि कारोबार में कोई मंदा नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह से प्रेडिक्शन के लिए ये वाले सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, एज्यूम, बिलीव, एक्सपेक्ट, सपोज, बी अफ्रेड, जैसे होप, थिंक, बी, फील श्योर, डाउट, नो, वंडर। जैसे कि he believed that he would be condemned to eternal damnation for what he had done. उसको यकीन था कि उसने जो कुछ किया है उसकी पादाश में वो हमेशा के लिए मरदूद करार दे दिया जाएगा। इसी तरह से they believe that some people will go to hell when they die. उनको यकीन है कि कुछ लोग मरने के बाद जहन्नुम में जाएंगे। तो ये एक आगे की होने वाली बातों के बारे में पेशीन गोई की जा रही है, मफरूजे बयान किए जा रहे हैं, उसकी प्रिडिक्शन की जा रही है। ठीक है, प्रिडिक्ट किया जा रहा है, पेशीन गोई की जा रही है, राय, आने वाले चीज के बारे में राय दी जा रही है। तो प्रिडिक्शन के लिए ये सारे अल्फाज, ये सारे आपके एक्सप्रेशन यूज होते हैं और इन एक्सप्रेशन के साथ आप सिंपल फ्यूचर इस्तेमाल करते हो। ठीक है, ये सारे एक्सप्रेशन आप नोट कर लीजिए। प्रिडिक्शन के लिए जब आप कोई चीज़ प्रिडिक्ट कर रहे होते हो तो ये सारे अल्फाज का आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मेरा तो ख्याल नहीं है कि वो अपने दोस्तों को मुश्किल में छोड़ देगा। आई डोंट थिंक दैट ही वुड अबैंडन हिज फ्रेंड्स इफ दे वर इन ट्रबल। ठीक है, और आई डोंट थिंक ही विल सक्सीड नाउ, मेरा तो ख्याल नहीं है अब उसे कामयाबी मिलेगी। तो इस तरह से आई डोंट थिंक, ठीक है,
सो ये सारे एक्सप्रेशन है प्रेडिक्शन के लिए, और सिंपल फ्यूचर आप इसके इनके साथ इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से इनफॉर्मल वे में, इनफॉर्मल वे में जब आपका काम अनप्लान्ड था, आई कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा। डेयर से मतलब कहने की जरूरत होना, आई डेयर से, आई डेयर से यू विल डाई, आई डेयर से यू विल फेल। मैं तुम्हारे सामने, तुम्हारे मुंह पे ये कहने की हिम्मत रखता हूं कि तुम नाकाम होगे। आई डेयर से, कहने की जरूरत होना। ठीक है। एज्यूम मैं अच्छा मैं आपको इन सब अल्फाज का बल्कि मैं बता ही देती हूँ उर्दू, आपके लिए मुश्किल ना रहे। सॉरी मैं ट्रांसलेट करना इनको भूल गई। एज्यूम होता है बावर करना, ठीक है। जैसे दिस फोरकास्ट एज्यूम्स देयर विल बी नो रिसेशन, ये पेशीन गोई ये बावर करके गई है कि कारोबार में कोई मंदा नहीं आएगा। एज्यूम करना यानी एक फर्ज कर लेना, एज्यूम कर लेना, फर्ज कर लेना। ठीक है। इस तरह से बिलीव यकीन करना, एक्सपेक्ट तवक्को करना, सपोज फर्ज करना, बी अफ्रेड अफसोस अफसोस होना, डेयर से कहने की जरूरत होना, होप उम्मीद रखना, थिंक ख्याल होना, बी या फील श्योर यकीन होना, डाउट शक होना, नो जानना, वंडर सोचना और हैरान होना। ठीक है। आई वंडर ही विल फेल, आई वंडर हाउ ही विल सक्सीड। ठीक है। इफ ही विल नॉट स्टडी, मैं सोचता हूँ कि वो कैसे पास हो जाएगा, कैसे कामयाब हो जाएगा अगर वो पढ़ता नहीं है तो ये सारे आपके अल्फाज, एक्सप्रेशंस। अच्छा, अब इनफॉर्मल वे में और अनप्लान्ड, अनप्लान्ड में, क्योंकि ये बात तय हो चुकी है, ये बात बताई जा चुकी है, ये बात आपको एक्सप्लेन की जा चुकी है कि अगर फ्यूचर में किसी काम के करने का पहले से तय हो तो उसके इजहार के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर मुस्तकबिल में किसी काम के करने का पहले से तय ना हो बल्कि हम बात करते वक्त ही उसका फैसला करें तो वहां सिंपल फ्यूचर का ट्रेडिशनल यानी रिवायती तरीका विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इस्तेमाल होगा। ठीक है। जैसा कि जैसा कि बात करनी है, कॉल करनी है, आपके फ्रेंड की कॉल आई है, आप बिजी हो तो आप कह रहे हो आई कॉल यू लेटर। उसी वक्त आपने सोचा है, उसी वक्त आपने इरादा किया, उस पहले इरादा नहीं था। ठीक है। इनफॉर्मल वे है और अनप्लान्ड सिचुएशन है। इस तरह से अनप्लान्ड है, हाय आई गिव यू राइड टू द सबवे, मैं तुम्हें सबवे तक छोड़ देता हूँ। ठीक है। हाय आई गिव यू राइड टू द सबवे, अनप्लान्ड है, इनफॉर्मल है। ऑर्डर कर रहे हो, आई हैव अ स्मॉल चीज पिज्जा, आप रेस्टोरेंट गए हो, वहां पे आपने आप डिस्कस कर रहे हो तो आप कहोगे आई हैव अ स्मॉल चीज पिज्जा। प्रॉमिस कर रहे हो, किसी से वादा कर रहे हो किसी चीज का, तो उसके लिए आई रिटर्न योर बुक टुमारो, आप उसके करने का कि मैं ये कर दूंगा काम। इसी तरह से ऑफर कर रहे हो, किसी जब हम किसी को कोई काम कर देने की ऑफर कर रहे होते हैं यानी पेशकश कर रहे होते हैं या उसे काम कर देने को कहें तो भी हम विल इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई विल हेल्प यू फिनिश द रिपोर्ट, मैं तुम्हें ये रिपोर्ट फिनिश करने में, इसको मुकम्मल करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
पॉसिबिलिटी, किसी चीज का इम्कान है। मे बी आई विल टेक अ ब्रेक एंड वॉच अ मूवी टुनाइट। ये पॉसिबिलिटी है, इम्कान है, होना है नहीं होना है पता नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, इम्कान है कि मे बी। पॉसिबिलिटी के लिए आपने साथ में लगाया मे बी, इम्कान है उस काम के होने का, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है शायद। आई विल टेक अ ब्रेक एंड वॉच अ मूवी टुनाइट। मैं आज ब्रेक लूंगा, वक्फा लूंगा और आज रात एक फिल्म देखूंगा। शायद, शायद पॉसिबिलिटी आपकी। और आई विल टेक आपका सिंपल फ्यूचर। विंटर विल कम अगेन, इम्कान है सर्दी दोबारा आ जाएगी, इम्कान है। ठीक है। प्राइसेस विल इंक्रीज अगेन, प्राइसेस कीमतें दोबारा बढ़ेंगी। ठीक है। ऐसे काम जो कि हो रहे हैं, आदतन हो रहे हैं, और इम्कान है कि दोबारा भी होंगे मुस्तकबिल में, तो पॉसिबिलिटी है विंटर विल कम अगेन, प्राइसेस विल इंक्रीज अगेन। अगेन का जो वक्त है, इसका मतलब है कि दोबारा होगा, वो पहले से भी हो रहा है, अब दोबारा होगा। अगेन हमारा इम्कान का ही, पॉसिबिलिटी का ही हमारा ये एक्सप्रेशन है। ऐसे काम जो रेगुलरली पहले से होते रहते हैं और फ्यूचर भी में भी उनके होने का इम्कान है, तो उसके लिए विंटर विल कम अगेन। सर्दी चल रही थी, मौसम सर्दा चल रहा था, तो वो दोबारा भी आएगा। प्राइसेस विल इंक्रीज अगेन, कीमतें दोबारा बढ़ेंगी। इसी तरह से न्यूज रिपोर्टिंग के लिए भी विल इस्तेमाल होता है। द ड्राई वेदर विल परसिस्ट इन ऑल एरियाज। ठीक है। जो आपकी अखबार की सुर्खियां होती हैं, हेडलाइंस होती हैं, रेडियो टीवी की खबरें होती हैं, जो आने वाले वक्त यानी मुस्तकबिल के बारे में बाकायदा रस्मी ऐलानात, यानी जो फॉर्मल ऐलानात और मौसम की फोरकास्ट यानी पेशीन गोइयों की जाती हैं, उनके लिए सिंपल फ्यूचर इस्तेमाल किया जाता है। द ड्राई वेदर विल persist in all areas. The president will address the nation tonight. ठीक है। सदर साहब आज कौम से खिताब करेंगे। द प्रेसिडेंट विल एड्रेस द नेशन टुनाइट। और ऊपर वाले की अगर मैं उर्दू का करूं तो सारे इलाकों में अभी खुश्क मौसम जारी रहेगा। ठीक है। उर्दू में बहुत दफ़ा ये रात के 9 के खबरनामे में इस तरह के लाइन पढ़ी जाती थी, पढ़ी जाती रही है कि सारे इलाकों में अभी खुश्क मौसम जारी रहेगा। जी सॉरी। तो द प्रेसिडेंट विल एड्रेस द नेशन टुनाइट। सदर साहब आज कौम से खिताब करेंगे। ठीक है। और एक चीज आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये फॉर्मल वे में है। ठीक है। ये फॉर्मल वे में होगा तो ऐसे होगा, और अगर आप इनफॉर्मल वे में आम आम बातचीत में बात कर रहे हैं
तो उसका आप गोइंग टू के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे द ड्राई वेदर इज गोइंग टू परसिस्ट इन ऑल एरियाज, या द प्रेसिडेंट इज गोइंग टू एड्रेस द नेशन टुनाइट। क्योंकि ये पहले से तयशुदा है, पहले से तयशुदा चीज है, प्लान्ड है, तो आप इसको गोइंग टू के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। प्लान्ड है, प्लान्ड है लेकिन फॉर्मल सिचुएशन है तो आप विल लगा रहे हो, लेकिन इनफॉर्मल होगी, आम बातचीत में आप किसी को बता रहे हो तो आप उसका गोइंग टू के साथ इस्तेमाल करोगे। ठीक है। अब एक न्यूज रिपोर्टर है, वो तो बता रहा है द प्रेसिडेंट विल एड्रेस द नेशन टुनाइट, उसने ऐसे बताया। अब आप किसी और को आप बता रहे हो जो कि आपका फैमिली या फ्रेंड सर्कल में से है, तो आप उसको ऐसे बताओगे द प्रेसिडेंट इज गोइंग टू एड्रेस द नेशन टुनाइट। ठीक है। अब कुछ चीजें, कुछ बाज दफा ऐसे होता है कि उर्दू में उन उन जो अल्फाज होते हैं उनका तर्जुमा सिंपल प्रेजेंट के तहत होता है, यानी आता है, ता ती ते के तहत होता है, लेकिन उसकी इंग्लिश में जब हम उसको कहेंगे तो वो फ्यूचर के तहत, उसको हम सिंपल फ्यूचर के तहत वो कहा जाएगा। जैसा कि हु विल पोस्ट दिस लेटर फॉर मी, कौन मेरा ये खत डाक में डालेगा, आई विल। अब इसका उर्दू में मैं डाल आता हूँ, उर्दू में आप उस वक्त बात कर रहे होगे तो आप कहोगे मैं डाल आता हूँ, लेकिन इंग्लिश में आप कहोगे आई विल। तो इसी तरह से गोइंग टू और विल, हम ये पहले कह चुके हैं कि विल ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो पहले से तयशुदा ना हो, और गोइंग टू ऐसे कामों के लिए जो पहले से तयशुदा हो। तो वी आर लेट, वी आर गोइंग टू मिस द ट्रेन। ठीक है। कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिनके लिए दोनों ही इस्तेमाल हो सकते हैं। हमें देर हो गई है, हम गाड़ी से रह जाएंगे, तो यहाँ पे आप गोइंग टू या विल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वी आर लेट, विल मिस द ट्रेन। ठीक है। वी आर लेट, वी आर गोइंग टू मिस द ट्रेन, या फिर वी आर लेट, विल मिस द ट्रेन। दोनों का मफहूम यही है कि हम लेट हैं और ट्रेन मिस कर देंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप इसको ऐसे कर लीजिए कि इसके लिए आप पहले से ही, आपको पता है कि आपने पहले से इरादा कर लिया है कि आपको पता है, आपको वक्त का पहले से पता था, तो वी आर गोइंग टू मिस द ट्रेन। यहाँ पे आपने, आपको उसी वक्त हुआ कि विल मिस द ट्रेन। ठीक है, दोनों आप यूज कर सकते हो, गोइंग टू भी और विल भी। अब व्हेन नॉट टू यूज सिंपल फ्यूचर, कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ आप कभी भी विल नहीं लगाते हो। जैसे कि आप अगर ऐसे कहो, इफ आई विल विजिट लाहौर आई विल कॉल यू, अगर मैं लाहौर जाऊंगा तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा, मैं तुम्हें फोन करूंगा। तो जहां जिस सेंटेंस के साथ इफ आ जाएगा वहां पे आप विल नहीं लगाओगे, बल्कि आप उसको ऐसे कहोगे, इफ आई विजिट लाहौर आई विल कॉल यू। ठीक है। जहां पे इफ आ जाएगा वहां पे विल नहीं आएगा, वहां पे आप सिंपल प्रेजेंट रखोगे, और अगला जो क्लॉज है, अगला जो सेंटेंस है, उसके साथ आप विल लगाओगे, या फिर ये सेंटेंस सेंटेंस यहाँ पे खत्म होता ही नहीं है, कंडीशनल सेंटेंस। तो इफ आई विजिट लाहौर आई विल कॉल यू, या फिर आई विल कॉल यू इफ आई विजिट लाहौर। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस। इसी तरह से कंडीशनल सेंटेंसेस व्हेन, एज सुन एज, बिफोर, आफ्टर, ये वाले जो अल्फाज हैं ये भी कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। इनके साथ आप कभी भी विल नहीं लगाते हो। ठीक है। सो ये हमारा हो गया। व्हेन विल यू स्लीप नहीं होगा, व्हेन डू यू स्लीप आप कहोगे। एज सुन एज ही गोज टू द शॉप या टू द स्कूल, यहाँ पे विल नहीं होगा। एज सुन एज ही विल विजिट द मार्केट और ही विल विजिट द शॉप, नहीं, एज सुन एज ही विजिट।
तो यहाँ पे आप सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल करोगे इन अल्फाज के साथ, इफ, व्हेन, एज सुन एज, बिफोर, आफ्टर। आफ्टर आई रीच्ड होम, आई विल कॉल यू। ठीक है ना, आफ्टर आई रीच होम आई विल कॉल यू। ये नहीं होगा आफ्टर आई विल रीच होम आई विल कॉल यू। As soon as possible, we are going to Lahore. We are going to Lahore, comma, as soon as possible. या फिर we are going to Lahore ASAP. ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। सब क्लियर है आपको? ये हमने सिंपल फ्यूचर की बेसिक्स और कुछ उसका फ्यूचर टेंसेस के साथ और गोइंग टू के साथ फ्यूचर का इस्तेमाल पड़ा कि हम फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए फ्यूचर टेंसेस को और गोइंग टू को कैसे यूज करते हैं और कब करते हैं, और विल का इस्तेमाल कहाँ होता है। सिंपल फ्यूचर विद विल एंड सिंपल फ्यूचर विद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड गोइंग टू। अब हम यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज करवा लेते हैं। कुछ मिस हो गया हो तो आप यहाँ पे क्वेश्चन कर लीजिएगा। आपका कल का लेक्चर यहाँ अपलोड हो चुका है, तमाम लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। लर्न टू अर्न विद जीए यूट्यूब चैनल, फेसबुक ग्रुप लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट, असाइनमेंट्स, डिस्कशंस यहाँ इस ग्रुप में होती हैं और यहीं पे होंगी। कोई क्वेश्चन है आपको मुझसे करना हो, कोई भी क्वेश्चन आपको मुझसे करना हो, आपने इस ग्रुप में आप आके करना है। अब द सिंपल फ्यूचर टेंस ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ये कुछ उर्दू के सेंटेंसेस हैं, उर्दू के फिक्रे हैं जो आप ट्रांसलेट करोगे मेरे लिए। क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे? इसको अगर आप इंग्लिश में कहोगे, लिखोगे तो कैसे लिखोगे? क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे? बहुत आसान है, क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे। ये उर्दू से ज़्यादा इंग्लिश में इसका ज़्यादा इंग्लिश ट्रांसलेशन इसकी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। विल, अच्छा विल यू फेवर ऑन मी, विल यू आ फेवर फॉर मी। अच्छा, किसी और, ओके। क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे? विल यू डू मी अ फेवर? विल यू एहसान ऑन मी? ठीक है, ओमैन अली खान ने इसको मजीद आसान कर दिया हमारे लिए। थैंक यू सो मच। विल यू डू मी अ फेवर, ठीक है, ये बहुत कॉमन यूज होता है, बहुत कॉमनली यूज होने वाला सेंटेंस है। विल यू डू मी अ फेवर? बारिश कब थमेगी? विल हमारा सिंपल फ्यूचर और उसके साथ डू हमारा सिंपल फ्यूचर, और ये हमारा क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। बारिश कब थमेगी?
When will the rain stop? बिल्कुल ठीक. When will the rain stop? When will stop rain? नहीं, ये गलत है. When will the rain stop? अब आप अगला जुमला कीजिए. क्या तुम कल आ सकोगे? ये हमारी वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. विल सिंपल फ्यूचर. व्हेन हमारा WH वर्ड. क्या तुम कल आ सकोगे? अच्छा, विल यू कम टुमारो? विल यू कम टुमारो? अच्छा, विल यू कम टुमारो का है क्या तुम कल आओगे. यहाँ पे है क्या तुम कल आ सकोगे. उसकी एबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है. क्या तुम काबिल होगे कल आने के. तो इसके लिए अगर कैन यू आपका विल नहीं रहेगा. क्या तुम कल आ सकते हो वो होगा क्या तुम कल आ सकते हो. कैन यू कम टुमारो. व्हेन यू कम टुमारो, तुम कल कब आओगे. नहीं. आप एबिलिटी के बारे में पूछ रहे हो. वुड यू कम टुमारो. नहीं. एबिलिटी के बारे में पूछ रहे हो. मैं एक बहुत बड़ा हिंट दे रही हूँ कि आप एबिलिटी के बारे में पूछ रहे हो. विल यू बी एबल टू कम टुमारो. ठीक है ना. एबल. क्या तुम कल आने के काबिल हो. अगर आप मिस को ऐसे भी कहेंगे तो ऐसे भी बोल सकते हैं क्या तुम कल आने के काबिल हो या कल तुम आ सकोगे. विल यू बी एबल टू कम टुमारो. अब अगला कीजिए. क्या तुम पैदल से सैर में मेरे साथ चलोगे. विल और कम. विल यू बी एबल टू कम टुमारो. क्या तुम पैदल सैर में मेरे साथ चलोगे. OMG. क्या तुम पैदल सैर में मेरे साथ चलोगे. विल यू गो विद मी एट वॉक. उमैन अली खान लिख रहे हैं और असद अली लिख रहे हैं विल यू कम विद मी फॉर अ वॉक. ये विल यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे एक वॉक के लिए, एक सैर के लिए. ये यूज होता है. उमैन अली खान विल यू गो विद मी एट वॉक. नहीं, ये नहीं ठीक है. असद अली का काबिल कबूल है विल यू कम विद मी फॉर अ वॉक, लेकिन आ वॉक यहाँ पे आप लिखोगे.
क्या तुम पैदल सैर में मेरे साथ चलोगे? और एक इसका सूरत है विल यू अकम्पनी मी अ वॉक? क्या तुम मुझे वॉक पे कंपनी दोगे, मेरे साथ चलोगे? अब आप अगला कीजिए, क्या हम नाश्ते के बाद पैदल सैर के लिए चलें? क्या हम नाश्ते के बाद पैदल सैर के लिए चलें? अब यहाँ पे ये जो चलें, क्या हम नाश्ते के बाद पैदल सैर के लिए चलें, ये आपको किस चीज का, ये एक राय और तजवीज मांगने का, एक पूछने का अंदाज है। तो उसका ख्याल रखते हुए आपने इसके लिए बताना है, ट्रांसलेट करना है। क्या हम नाश्ते के बाद पैदल सैर के लिए चलें? जी, shall we go for a walk? बिल्कुल। असद अली और एबी खान। Shall we go for a walk after breakfast? बिल्कुल ठीक। Shall we go for a walk after breakfast? बिल्कुल ठीक। शाबाश। तो समझ आ गई? ये हमारी प्रैक्टिस हो गई। हमने प्रैक्टिस के साथ कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स, कॉमन सेंटेंसेस के साथ हमने कैसे हम फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं इंग्लिश में। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर के बारे में बात करते हुए फ्यूचर के लिए बात करते हैं तो उसके कितने तरीके हैं, कितनी सूरतें हैं बात करने की, छोटे छोटे फर्क हैं, लेकिन वो ध्यान में रखना होते हैं। कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। इसके साथ आज का जो आपका असाइनमेंट है वो कुछ बहुत एंटरटेनिंग आपको दी जाएगी। कल की असाइनमेंट आपको मिल जाएगी, वो भी अपलोड हो जाएगी। और आज के लिए मैं कुछ ग्रुप में कुछ मूवीज और कुछ देखने के लिए आपको रेकमेंड करूंगी और कुछ पढ़ने के लिए भी। अब उसके पढ़ने का क्या तरीका है? पढ़ना आपने ऐसे है कि आपने चाहे आप एक पेज पढ़ो, आपने उस वक्त जो भी आपको अल्फाज मुश्किल लगेंगे आपने उनको सर्कल करना है। और जो आपको पता चले ये टेंस है, ये कौन सा टेंस यूज हुआ है, आपने उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है? तो वो अल्फाज जो हैं वो आपने एक अलग बुक में, आपने नोटबुक में नोट करते जाना है। और टेंसेस के ऊपर आपने उनके जैसे सिंपल पास्ट है तो एस एस पी ए, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट है तो SPR, इस तरह से आप लिख सकते हो। अपने कोई भी आप अपना भी बना सकते हो शॉर्ट फॉर्म। आपने एक तो टेंसेस को वहां पे आइडेंटिफाई करना है और दूसरा आपने उनके अल्फाज को अलग नोटबुक पे करना है। और उस वक्त सिर्फ आपने अंडरलाइन करना है और सर्कल करना है। उसके बाद आपने उन अल्फाज के मानी देखने हैं, मानी नोट करके, मीनिंग्स नोट करके
फिर दोबारा उसको पढ़ना है। ठीक है, इस तरह से उस वक्त आपने आपने पहली दफा पढ़ते हुए रुकना नहीं है, बस एक दफा पढ़ लेना है। दूसरी दफा आपने मीनिंग्स उसके देख के फिर दोबारा पढ़ना है। तो इस तरह से आपने एक चैप्टर, या एक चैप्टर नहीं हो सकता, एक पेज भी आप पढ़ोगे, और उसके बारे में फिर आपने, मैं पूछूंगी नेक्स्ट क्लास में, और आपने डिस्कस भी करना है फेसबुक ग्रुप में। मैं क्वेश्चन भी आपसे करूंगी। और इसी तरह से आपने जो मूवी देखनी है, या जो मैं आपको कोई कुछ भी देखने के लिए रेकमेंड करूंगी, वो भी वो आपने सबटाइटल्स के साथ देखनी है। और उसमें भी आपने मुझे बताना है कि कौन सा टेंस यूज किया गया। ठीक है, सबटाइटल्स के साथ देखना है, प्रोनाउंस करना है। कोई लफ्ज है जो आपको नया लगा, वो आपने नोट डाउन करना है। जिसका आपको पता नहीं है, समझ नहीं है, उसका आपने नोट डाउन करना है, और उसका मानी देखना है, और उसको दोबारा सुनना है। ठीक है, और जो देखने की चीज है वो ज्यादा है आपकी प्रोनाउंसिएशन के लिए, तो वो भी आपने साथ साथ आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। एक दफा बस आप देखिएगा, सबटाइटल्स को साथ साथ पढ़िएगा, फिर दोबारा उतनी आधे घंटे की चीज वो दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पढ़ना है और देखना है। तो इस तरह से एंटरटेनमेंट के साथ आपका लर्न विद फन। ठीक है, एंटरटेनमेंट के साथ आप सीख भी लोगे। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक पूरा होता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।